हेलो राष्ट्र के भावी कर्णधारों, प्रातः वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के सूक्त क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे इस सीरियल के 1 साल पूरे हो रहे हैं। आप सभी ने जो हमारे इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाया है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। वैसे तो ज़ूलॉजी में बहुत सी चीज़ें हैं, एम्ब्रियोलॉजी भी है, इकोलॉजी भी है, इवोल्यूशन भी है, टाइप स्टडी भी है, लेकिन अभी तक हमने 4 चीज़ों पर फोकस किया था: जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे और सेल बायोलॉजी पे। आप में से किसी को यदि और दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसमें आपका इंटरेस्ट हो तो आप हमको बता सकते हैं, उसे प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिंदुस्तान में रिसर्चेस तो बहुत होती हैं, अच्छी रिसर्च लैब है, लेकिन रिसर्च लैब में जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको फिर वहाँ से निकल करके स्कूल कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस में जाने में और किताबों में आने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आप नई पीढ़ी के सभी राष्ट्र के भावी कर्णधारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नॉलेज के टच में रहना चाहिए। मेंडलिज्म 50 साल 60 साल पुरानी हो चुकी है और उसके बाद अब तो आज की जेनेटिक्स पूरी माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर बेस्ड है। लेकिन शुरुआत के लिए उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत क्लियर है, बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये कि हम लोग अपनी पढ़ाई को एयर कंडीशन कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं कि हम बायो के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेंडल के नियमों में खास बात यह कि पूरी लॉजिक पे बेस्ड है। यदि लॉजिक आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा तब तो आप मेंडलिज्म को अप्रिशिएट कर पाएंगे, वरना आप उसे याद करेंगे। तो शुरू करने के पहले आज हम सिर्फ इसी बात पे चर्चा करेंगे, द लॉजिक बिहाइंड मेंडलिज्म। लॉजिक जो मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अब तो आजकल लॉजिक बेस्ड सवाल आते हैं। लेकिन हम लोग बायो के स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि वो तो हम बायो के स्टूडेंट हैं, बायो के टीचर हैं, वो मैथमेटिक्स का है तो हम उसे क्यों पढ़ें। अब आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, बड़ी बेसिक सी बात है। कैरियर काउंसलिंग की क्लास में मैं अक्सर पूछ लेता हूँ बच्चों से कि एक सवाल बताइए, जो कि ग्रेजुएशन के लेवल के बच्चे हैं, और कक्षा 3 का सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि 5 सेकंड के अंदर आपको तुरंत बताना है 38 × 42। बच्चा भी इसे कैलकुलेट करने लगता है। मैं ये भी कह देता हूँ कि भाई ये अलजेब्रा का सवाल है, आपको अलजेब्रा से निकालना है, फिर भी बच्चा तुरंत इसकी लॉजिक को नहीं पकड़ पाता है। और इसकी लॉजिक ये है कि a + b a - b। a + b क्या है? 42, a - b है 38। और आप जानते हैं अलजेब्रा में कि इसका रिजल्ट होता है a² - b²। तो आपको तुरंत 5 सेकंड जब हमने कहा तो क्लिक कर जाना चाहिए। a क्या है? 40, तो 40 के स्क्वायर, और b क्या है? 2 का स्क्वायर। 40 के स्क्वायर तुरंत 1600 1600 -4, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 1596। यहाँ पे गुणा नहीं करना है, बात ये लॉजिक की है। इसी तरह से अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ, इकोलॉजी में एक तालाब या नदी में पाई जाने वाली मछलियों की पॉपुलेशन हमें कुल काउंट करनी है। अब ये तो हो नहीं सकता कि तालाब में से सारी मछलियों को हम एक बार निकालें और उसको गिन करके फिर उसमें डाल दें। उसके लिए मार्किंग रिकैप्चर मेथड इस्तेमाल किया जाता है। मैंने काउंसलिंग के क्लास में बच्चों से कहा कि ये अनुपात समानुपात का सवाल है। मैंने उनसे पूछा, एक बार हमने क्या किया कि 10 मछलियों को निकाल लिया और उनके गर्दन के पास या पूंछ के पास कोई निशान लगा दिया, एक रबर बैंड लगा दिया। फिर हमने उन 10 मछलियों को जो निशान लगी हुई थी तालाब में हमने छोड़ दिया, उसे यूं ही हैफेजर्ड फैल जाने दिया। अब हमने फिर कहा कि हमने 15 मिनट के बाद दोबारा 10 मछलियां पकड़ी, उसमें एक मछली निशान वाली थी,
तो अब आप बताइए कि टोटल मछली की पॉपुलेशन कितनी हुई। ये भी कह दिया बच्चों से कि ये अनुपात समानुपात का सवाल है, जो कि आप क्लास 3-4 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्रेजुएशन का बच्चा इसका जवाब नहीं देता है, वो 20 बताने लगता है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इसको लॉजिक को, जो कि क्लास 3-4 की बात है, हमने 10 मछली पे निशान लगा करके छोड़ दिया। दूसरी दफे हमने 10 मछली पकड़ी, उसमें एक मछली निशान वाली थी, 9 बिना निशान वाली, यानी कि निशान वाली और बिना निशान वाली के बीच का रेशियो 1:9 है। निशान वाली एक 10 है, तो बिना निशान वाली 90 हो गई, तो इसलिए टोटल पॉपुलेशन मछली की 100 हो गई। लेकिन बच्चा नहीं बताता, और एक्चुअली इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, हमारी टीचर की गलती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिलेबस और क्वेश्चन आंसर होमवर्क में दे दिया और उसको करके आओ, उसके दाएं बाएं कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन आंसर में अधिकांश टीचर्स हम लोग यही सिखाते हैं कि एकदम वर्ड बाय वर्ड जैसे किताब में लिखा हुआ वैसे ही लिखना है तुम्हें। उसमें जरा सा भी माँ बाप कभी थोड़ा सा चेंज कर दे सेंटेंस तो टीचर काट देते हैं उसे। तो ये तो आजकल की पढ़ाई है। अब क्या कहूँ, खुद भी टीचर हूँ तो टीचरों के बारे में कहूँगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेंडेलिव, जो कि उन्होंने 8 साल तक मटर के पौधे पे कुछ रिसर्च किए, और उनमें मटर के पौधे में नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी मैनेज किया जा सकता है। अब आप देखिए, अभी नियम वगैरह बात की बात है, अभी तो सिर्फ इसके लॉजिक समझनी है आपको। मेंडल ने क्या किया कि ड्वार्फ प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो उसके सारे जो संतान थे ड्वार्फ मिले। फिर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया, फिर उसके सारे बच्चे ड्वार्फ मिले, फिर उसके बच्चे सभी ड्वार्फ मिले। दूसरी तरफ उन्होंने टाल प्लांट लिया, सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो उसमें ऑफस्प्रिंग्स सारे टाल मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि टाल प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन किया तो कुछ टाल प्लांट मिले और कुछ ड्वार्फ प्लांट मिले। अब यही लॉजिक की सवाल है कि आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि मेंडल को किसी टीचर ने आके पढ़ाया नहीं था कि हाँ बेटा लिखो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उनके होमवर्क और क्वेश्चन आंसर की कॉपी पर उन्होंने रटवाया नहीं था। आप बताइए कि इससे क्या मतलब आप निकालेंगे। ऐसा कैसे हो जाता है कि कभी कभी जो है लंबे पौधे में के सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कुछ लंबे पौधे और कुछ बौने पौधे दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाल प्लांट में कहीं न कहीं टालनेस और ड्वार्फनेस दोनों को डिसाइड करने वाली कहीं कोई चीज है, समथिंग है, कुछ होता है। क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन उन्हें इतनी बात लॉजिक को पकड़ ली कि इस पौधे में कुछ होता है, कुछ जो कि टालनेस को गवर्न करता है, कुछ जो ड्वार्फनेस को गवर्न करता है, और यही इसकी लॉजिक थी। और पूरी मेंडेलिज्म की नींव यही है। तो उन्होंने फैक्टर हाइपोथेसिस दिया और ये कहा कि ये कुछ होता है, या समथिंग क्या है, फैक्टर। क्या है, कैसे करते हैं, ये तो उन्हें नहीं पता, वो मालूम ही नहीं था। सेल के न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, इसके बारे में कुछ नहीं पता था उस समय। लेकिन सिंपल सी लॉजिक ये है कि यदि एक लंबा पौधा है और उसके बच्चों में से कुछ लंबे और कुछ बौने हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें लंबेपन और बौनापन दोनों कहीं न कहीं किसी रूप में मौजूद है, तभी तो यहाँ कुछ पौधे बौने हो रहे हैं। तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि इसमें हर ऑर्गेनिज्म में हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक पेयर कुछ होता है, समथिंग होता है। क्या होता है ये तो नहीं मालूम, बस उन्होंने इसको फैक्टर का नाम दे दिया। अब यहीं से मेंडेलिज्म की शुरुआत होती है। तो अब इसके बाद आपको अगले टर्न पे एक नई और डिस्कवरी हुई है, एक जेनेटिक्स और एपीजेनेटिक्स। अभी तक ये समझा जाता था कि फैक्टर के बाद पता चला कि ये जीन्स होते हैं जो कि डीएनए से मिलकर के होते हैं, और डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक नई चीज आई है एपीजेनेटिक्स, कि
क्रोमोसोम्स में डीएनए को जोड़ते हुए जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम में जो 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन प्रोटीन भी अब पता चला है कि कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेसेस की मिथाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और ये बिल्कुल नई साइंस आ गई जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो हम आपसे फिर कहेंगे कि जब आप जेनेटिक्स पढ़ें तो जेनेटिक्स में आपको याद नहीं करना है, आप उसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। लॉजिक को समझ लेंगे तो चीज़ें अपने आप एक दूसरे से जुड़ी हुई है, समझ में आ जाएगी। आज की बात बस इतनी। आपको बात पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और बाकी अपने मित्रों को भी बताइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।